हेलो नमस्कार भाइयों और बहनों। एग्जाम बंधु एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमने राजस्थान ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज का ये चौथा वीडियो। इससे पहले अपन 3 वीडियो में 120 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसी वीडियो में भी 120 क्वेश्चन है। तो आपको ये रहना चाहिए कि राजस्थान ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन में अपने कम से कम 15-16 प्लस सही होने चाहिए किसी भी हालत में। तो ये होगा कैसे, ये बार बार रिविजन हो रहे पुराने प्रश्न पत्र को देखेंगे, और उसके बाद जो आपको वहाँ 20 क्वेश्चन आएंगे, तो वो यदि इतना देख ले तो आपको बड़ा सरल लगेगा। रिवीजन बार बार करना है आपको। क्या है, जो भी आपने पढ़ रखा है उनका रिवीजन बार बार करो, और उसके बाद है उनका पीवाईक्यू लगाओ। तो इनसे क्या है, क्वेश्चन की मतलब एक्यूरेसी गलत होने की कम रहती है, सही ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है। यदि 15 में से आप 16-18 कर देते हो तो एक बेहद शानदार स्कोर होता है, जो आपको रैंक को काफ़ी इंप्रूव कर देगा। मतलब हर पार्ट में आपको इंप्रूव करना, ना कि एक ज्योग्राफी में। तो अपने देखेंगे आज कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। ये उसी सीरीज का पहला क्वेश्चन है। राजस्थान है किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिण गोलार्ध, ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन डी है वेस्टर्न। तो क्या है, ये पृथ्वी पूरा एक गोला है, पृथ्वी गोला है। ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, ये है वो मानक रेखा है। तो एशिया महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर पूर्व भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में, और भारत भी इसी भाग में है। तो उस हिसाब से ये गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और ये है दक्षिण गोलार्ध, दक्षिणी दक्षिण गोलार्ध है। तो पूछ किया राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान एशिया के भारत में है, तो इसका मतलब इस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये मैं भूगोल का विषय विशेषज्ञ हूँ नहीं, तो ये उम्मीद मत रखना कि ये सही है या गलत है, लेकिन है सही, ठीक है ना। मानक पे आधारित नहीं है, फिर भी सही है। तो ये क्या है, राजस्थान है वो किस गोलार्ध में है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में। ये विषुवत रेखा है, इसके उत्तरी भाग में, जो उत्तरी भाग में होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो दक्षिण ध्रुव तक होता है उसे दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो इस हिसाब से होगा अपना ऑप्शन है ए उत्तरी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। उस कथन को चुनना है जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। और कथन 2 है, राजस्थान की साक्षरता 52.12 है। और 3 है, राजस्थान प्रति 1000 पुरुष की तुलना में 928 महिलाएं है। डी 4 है, गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है। और 5 है, ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। तो इसमें पूछ क्या रहा है, नीचे दिए कथनों के वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो इस हिसाब से होगा राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, सही है, ठीक है ना। राजस्थान की साक्षरता 52.12 है, ये गलत है। राजस्थान की साक्षरता है वो 61.11% है। और राजस्थान में प्रति 1000 पुरुष की तुलना में 928 महिलाएं हैं, ये सही है। गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है। गलोटी कबाब शायद मांसाहारी व्यंजन है। गांठिया गांठिया तो चलो नमकीन नमकीन को बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन, ये कथन गलत हो जाएगा। और ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, ये भी सही है। तो पूछ क्या रहा है, कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। तो इस हिसाब से होगा एक ये गलत है और एक ये गलत है, तो 2 और 4 गलत है। तो इस हिसाब से होगा 2 और 4 है, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है। राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी विस्तार है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई वो 869 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन ए 869 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम सीमा का विस्तार है वो सेम ही है, इसका होगा 869 है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा है, और उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कम है। तो इस हिसाब से क्या है, राजस्थान का पूर्व पश्चिम सीमा का विस्तार है वो 869 है, और उत्तर से दक्षिण है वो कितना है 826। उत्तर से दक्षिण है 826।
826। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है डूंगरपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो क्या है, कर्क रेखा से रिलेटेड अपने 3 वीडियो में भी पढ़ा है और ये अपने 4थे वीडियो में इसी रिलेटेड भी ये सेम क्वेश्चन आया है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है वो ऑप्शन डी बांसवाड़ा सही है। क्या है? बांसवाड़ा सही है। राजस्थान के 2 जिले दक्षिणी जिले है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उनसे कर्क रेखा गुजरती है और सर्वाधिक बांसवाड़ा से गुजरती है और नाम मात्र स्पर्श डूंगरपुर से भी करती है। इस हिसाब से इसका रहेगा सर्वाधिक निकट है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर है राजस्थान में लंबाई है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में स्थान पूछ रहा है। तो पहले भी अपने पढ़ा चुका है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो इस हिसाब से होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का प्रथम स्थान है। 2 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया और मध्य प्रदेश से द्वितीय स्थान पर आ गया। तो इस हिसाब से अपना रहेगा प्रथम स्थान। 10.41 भारत के भूभाग का है और क्षेत्रफल है 239 किलोमीटर, 3,43,239 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। और वर्ग मील में देखे तो वो है 1,32,1,39 वर्ग मील। ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है और 10.41 भारत के भूभाग का रखता है और क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में और वर्ग मील में है 1,32,139 वर्ग मील। तो इस हिसाब से इसका रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है तूतीकोरन, ऑप्शन बी है कांडला, ऑप्शन सी है पारादीप, ऑप्शन डी है कोचिन। तो कांडला बंदरगाह है, ये भारत के पड़ोसी राज्य गुजरात में स्थित है। तो इस हिसाब से होगा सर्वाधिक निकट यही है। तो ऑप्शन बी सही है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात है राजस्थान का पड़ोसी राज्य, तो इस हिसाब से ये सर्वाधिक निकट है। देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान है, प्रथम राजस्थान है, द्वितीय मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन रहेगा अपना डी। क्या रहेगा? डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए है पूर्वी व दक्षिण गोलार्ध, ऑप्शन बी है उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी है पश्चिम व उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन डी है पश्चिम व दक्षिण गोलार्ध। तो राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर व पूर्वी गोलार्ध में। किसमें? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किसमें है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ऑप्शन है बी रहेगा अपना सही। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? तो राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? तो ऑप्शन ए है चित्रपूरी देशांतर, ऑप्शन बी है 75 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी है 82 पश्चिमी देशांतर और ऑप्शन डी है 82 पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का मानक समय वो 82 पूर्वी देशांतर से तय होता है और इसका भी भारत का जिससे होता है उसका ही राजस्थान का होता है। तो इस हिसाब से इसका होगा कि 82 पूर्वी देशांतर सीमा पे जो समय होता है वो ही राजस्थान और भारत का मानक समय होता है। तो इसका ऑप्शन है डी सही है। क्या है? डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम सिरोही में कम ऊंचाई ढाली और कड़ी भूसृष्टि वाली पश्चिम सिरोही को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, ये पूछा है कि पश्चिम सिरोही में कम ऊंचाई ढाली और कड़ी भूसृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है गिरवा, ऑप्शन बी है मलक्राद, ऑप्शन सी है देशहरो और ऑप्शन डी है भाकर। तो उन्हें क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर। पूरी सिरोही में जो पहाड़ियां होती है ढलान वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है
गिरवा उदयपुर से संबंधित है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले बालू का टीबा के विशेषता नहीं है। राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले बालू का टीबा की विशेषता में नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से बालू के टीले राजस्थान के थार मरुस्थल में नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए है लसाड़िया का रॉक फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है उड़िया रॉक फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन, ऑप्शन डी है बोराट रॉक फॉर्मेशन। तो थार के मरुस्थल से संबंधित है वो बागेलखंड का रॉक फॉर्मेशन नहीं है। ये कहाँ है, ये एमपी और यूपी में। कहाँ है, एमपी और यूपी में। उत्तर प्रदेश में है। बाकी ये है ना लसाड़िया का रॉक फॉर्मेशन, बालू का टीबा और उड़िया का रॉक फॉर्मेशन और बोराट का रॉक फॉर्मेशन, ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है किस भूआकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ व हिंगलाज का मगरा स्थित है। पूछ क्या रहा है, किस भूआकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। ऑप्शन ए है बनास बेसिन, ऑप्शन बी है लूनी बेसिन, ऑप्शन सी है मई बेसिन, ऑप्शन डी है चंबल बेसिन। तो नरसिंहपुर पहाड़ व हिंगलाज का मगरा ये है, ये लूनी बेसिन में स्थित है। कहाँ है, लूनी बेसिन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो नीचे कूट दे रखा है उनका सही आंसर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कुंभलगढ़ बोराट पठार का स्रोत शिखर है, ऑप्शन बी है रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का स्रोत शिखर है, और सी है उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो इसमें सही क्या है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य जो पठार फैला उसे बोराट का पठार कहते हैं। तो इसका मतलब है कुंभलगढ़ बोराट के पठार का स्रोत बिंदु नहीं है। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य जो पठार फैला उसे बोराट का पठार कहते हैं। गोकुंदा के मध्य जो पठार है ना उसे बोराट का पठार कहते हैं। ये कुंभलगढ़ उसका स्रोत बिंदु नहीं है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की स्रोत सीकर है, हाँ रघुनाथगढ़ सीकर में है, उत्तरी अरावली की स्रोत सीकर है, और इसकी ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। कितनी है, 1055 मीटर है। इस हिसाब से ये रहेगा सही। और उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है, उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो इसमें पूछ रहा है सही सही चुनना है तो होगा बी और सी। क्या होगा, बी और सी, बी और सी सही है। अगला पूछ रहा है थार का रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। थार के रेगिस्तान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसमें से थार का क्षेत्रफल कुल कितना है। तो थार का क्षेत्रफल है वो, ऑप्शन ए है 2,32,264, ऑप्शन बी है 2,38,254, ऑप्शन सी है 2,48,254 और ऑप्शन डी है 2,30,254 किलोमीटर। तो इसमें सही होगा 2,38,254, 2,38,254 जो राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल का 60-62% है। कितना है, 60 से 62% है। 2,38,254 किलोमीटर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पूरी मैदान का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरी मैदान का भाग नहीं है, एक है वो भाग नहीं। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है माउंट आबू और ऑप्शन डी है कोटा। पूरी मैदान का भाग नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कोटा है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, हाड़ौती पठार का भाग है, तो उस हिसाब से ये होगा इसका आंसर। पूरी मैदान का भाग नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो बड़ी चोटी है उसको, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद सबसे छोटी, उनको व्यवस्थित करना। जैसे खो कितनी है, खो है 920 मीटर। बब्बई कितनी है, 780 मीटर। और तारागढ़ कितनी है, 870 मीटर। और ऋषिकेश कितनी है, 1017 मीटर। तो करना क्या है, इनको घटते क्रम में करना। तो सबसे पहले डी होगा, डी, और उसके बाद ए, डी ए, उसके बाद 870 सी, और उसके बाद सबसे छोटी बब्बई बी। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन बी डी ए सी बी रहेगा, डी ए सी बी रहेगा। क्या, सबसे पहले ऋषिकेश, ऋषिकेश से बाद है खो, और खो के बाद तारागढ़ और सबसे कम है बब्बई। तो इस हिसाब से ऑप्शन है बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? दक्षिणी अरावली में पूछ रहा है, तो ये है वो कौन सी है? ऑप्शन ए नाग पहाड़, ऑप्शन बी रघुनाथगढ़, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी है वो असलगढ़। तो असलगढ़ है वो दक्षिण अरावली में स्थित है। इसकी 1380 मीटर ऊंचाई है, 1380 मीटर ऊंचाई है। अगला है झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है बोराट का पठार पर, ऑप्शन बी है मध्यमाई मैदान में, ऑप्शन सी है हाड़ौती के पठार में और ऑप्शन डी है चंबल बेसिन में। तो झालावाड़ है वो हाड़ौती के पठार में है। हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं मुख्यतः, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बारा और झालावाड़। निम्न में थार के मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? पूछ क्या रहा है, थार के मरुस्थल के किस भाग की समुद्र से सबसे कम ऊंचाई है? ऑप्शन ए है उत्तरी भाग, ऑप्शन बी है दक्षिण भाग, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी भाग और ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम भाग। तो थार का जो दक्षिणी भाग है उसकी समुद्र से ऊंचाई अपेक्षा करता है चारों भागों से कम है, तो इस हिसाब से ऑप्शन है बी रहेगा, ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है। उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है। ऑप्शन ए है झालावाड़ डूंगरपुर, ऑप्शन बी है गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन बी है घग्गर नदी बेसिन में, ऑप्शन सी है धौलपुर और सवाई मध्यपुर में। चंबल नदी उत्कात स्थलाकृति का निर्माण करती है। चंबल नदी है वो क्या करती है? उत्कात स्थली का निर्माण करती है चंबल नदी द्वारा। चंबल नदी द्वारा निर्मित है। तो इस हिसाब से चंबल नदी धौलपुर व सवाई माधोपुर में बहती है और उत्कात स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो ऑप्शन रहेगा अपना डी, ऑप्शन रहेगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? मध्य अरावली में कौन सा है? ऑप्शन ए है रघुनाथगढ़, ऑप्शन बी है गुरु शिखर, ऑप्शन सी है नागपाड़ और ऑप्शन डी है खो। तो इसमें क्या है, नागपाड़ है वो अजमेर में और अजमेर है वो मध्य अरावली का भाग है। अजमेर है वो मध्य अरावली में स्थित है, इस कारण नागपाड़ कहाँ है? अजमेर में है और इसका आंसर रहेगा मध्य अरावली में अवस्थित है। अगला पूछ रहा, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? कौन सा पर्वत है वो जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए है रोजा भाकर, ऑप्शन बी है जालोर पहाड़, ऑप्शन सी है इसराना भाकर, ऑप्शन डी है गोगुंदा पहाड़। तो जालोर पर्वतीय क्षेत्र में जालोर पहाड़ है, जालोर पहाड़ है, इसराना भाकर भी है और रोजा भाकर भी है। गोगुंदा का है उदयपुर में हो, तो इस हिसाब से इसका रहेगा आंसर डी। क्या रहेगा? आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु असलगढ़ से ऊंचा है? ऑप्शन ए है सायरा, ऑप्शन बी है रघुनाथगढ़, ऑप्शन सी है जरगार, ऑप्शन डी है हो। तो क्या है, शेर है 1597 मीटर और ये है 1380 मीटर। तो पूछ क्या रहा है कि शेर से नीचा किंतु असलगढ़ से ऊपर है, तो जरगा है वो 1431 मीटर है। कितना है? 1431 मीटर। तो इस हिसाब से शेर से नीचा है लेकिन असलगढ़ से ऊपर है, तो ये होगा ऑप्शन है डी, ऑप्शन है डी और सी। जरगा है वो, जरगा है वो क्या है? शेर से नीचे किंतु असलगढ़ से ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, ऑप्शन बी राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली की श्रेणियों से होता है, ऑप्शन 3 विकल्प है वो दक्षिण पूर्व राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणी के कारण होती है और अरावली प्रदेश धात्विक खनिज में सबसे धनी है। तो ऑप्शन है अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, ये सही है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है, ये सही नहीं है। और राजस्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली की श्रेणियों के कारण होती है, ये भी सही नहीं है। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिज में सबसे धनी है, ये सही है। तो इस हिसाब से पूछ रहा है क्या है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो होगा 1 और 4। क्या होगा? 1 और 4 है।
1 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो क्या है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू व झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, और बी में है अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, और सी है जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन करना है। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू व झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, ये सही है। और अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी सही है। और जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, मुक्त नहीं है। जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इस हिसाब से ये गलत है। तो इसका होगा ए और बी सही है, सी गलत है। ए बी सही है, सी क्या गलत है, क्योंकि जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्या जोधपुर में सभी प्रकार के बालू स्तूप पाए जाते हैं। तो ए और बी सही है। अगला है, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विषेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य द्वारा निर्मित होती है। वागड़ मतलब दक्षिणी जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा में किस नदी द्वारा उबड़ खाबड़ सतह व विषेदित स्थलाकृति का निर्माण किस नदी के कारण होता है। तो ये पूछ रहा है, तो इसमें नदी का नाम बताना है। ऑप्शन ए में बनास, ऑप्शन बी में लूणी, ऑप्शन सी में चंबल और ऑप्शन डी में माई। तो माई नदी है वो इसका आंसर रहेगा। माई नदी एमपी से आती है, राजस्थान में बहती है, और ये दक्षिण में सवर्ण रेखा के नाम से जानी जाती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण में सवर्ण रेखा जीवन रेखा भी कहलाती है। दक्षिण के लोगों की मतलब आदिवासी लोगों के लिए जीवन रेखा भी है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माई नदी, और आखिर जाके कहाँ गिरती है, गुजरात के खंभात की खाड़ी में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काटती है और कहाँ है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, थार का घड़ा किस को कहा जाता है, किससे कहा जाता है। ऑप्शन ए है खारा नलकूप, ऑप्शन बी है तागिया नलकूप, ऑप्शन सी है चांदन नलकूप, ऑप्शन डी है मांडल नलकूप। तो थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है। ये जैसलमेर में है, सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में है। एक जल पट्टी है, उसे क्या कहते हैं, चांदन नलकूप कहते हैं। जल पट्टी नहीं है, सिर्फ नलकूप ही है, तो जैसलमेर में है, और इसे कहते हैं थार का घड़ा कहा जाता है। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में, सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस नाम या किस रूप में जाना जाता है। तो अंतःस्थलीय मैदान को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान में अंतःस्थलीय, ऑप्शन ए है दक्कन का लावा प्रदेश, ऑप्शन बी है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन सी है अरावली प्रदेश, ऑप्शन डी है शेखावटी प्रदेश। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है, और ये सीकर के खंडेला से निकलती है, और चूरू और झुंझुनू और चूरू की सीमा पे जाके पृथ्वी पे विलीन हो जाती है, अंतःस्थलीय प्रवाह का निर्माण करती है। उस हिसाब से शेखावटी प्रदेश को क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान में शेखावटी प्रदेश है। क्या है, ऑप्शन है डी सही है अपना इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्र में बांटा जा सकता है। राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी है 4। तो राजस्थान को भू आकृति की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कितने, 4 भागों में। मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार, और अरावली प्रदेश। क्या, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। ये क्या है, राजस्थान को भू आकृतिक दृष्टि से 4 भागों में मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार और अरावली प्रदेश। इसी हिसाब से ऑप्शन डी रहेगा क्या अपना 4 क्षेत्रों में।
अगला है राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है जलोढ़ मृदा के से संबंध में सही है? तो ऑप्शन ए है, इसमें मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन बी है, इस मृदा में पोटास व लाइम या चूने की मात्रा कम होती है। ऑप्शन बी में ये राजस्थान में केवल उत्तरी जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन डी है, ये गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी। तो इसमें पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा है। तो इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, यह गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इस मृदा में पोटास और लाइम चूने की मात्रा कम होती है, लाइम चूने की मात्रा अधिक होती है, तो ये भी गलत है। ये राजस्थान केवल उत्तरी जिलों में पाई जाती है, नहीं, जलोढ़ मृदा उत्तर व पूर्वी दोनों भागों में पाई जाती है। यह गेहूं, सरसों और कपास व तंबाकू उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी, तो ये सही है। इस हिसाब से ऑप्शन है डी रहेगा। क्या? डी रहेगा। अगला है राजस्थान के मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कौन सा कथन है जो मरुस्थलीय मृदा के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें उर्वरता की कमी तथा लवणता अधिक होती है, सही है। ये पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है, ये सही नहीं है। और ये मृदा पवनदार राजस्थान ऋत होती है, ये भी सही है। और ये मृदा पश्चिम राजस्थान पाई जाती है, ये भी सही है। ये भी सही है और ये गलत है। क्या है? ये पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण करती है, इसके कण बड़े होने के कारण ये पानी को जल्दी जल्दी सोख लेती है, तो अत्यधिक मात्रा में सोख या धारण नहीं कर सकती है। क्या? नहीं कर सकती। इस हिसाब से होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ है? तो कम उपजाऊ मृदा वो मरुस्थलीय मृदा है। कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा। तो इस हिसाब से अपना रहेगा ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? क्या है? जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता? ऑप्शन ए है एंटीसोल्स, ऑप्शन बी है इंसेप्टिसोल्स और ऑप्शन सी है वर्टिसोल, ऑप्शन डी है अल्पिसोल्स। तो जयपुर, दौसा और अलवर जिलों की में मृदा पाई जाती है, उसे अल्पिसोल्स मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पिसोल्स मृदा। अगला है, निम्न में से कौन सा मृदा में लवणीयता और क्षारीयता का समाधान है? लवणीयता और क्षारीयता के समाधान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है जिप्सम और ऑप्शन सी है पोटास और ऑप्शन डी है रॉक फॉस्फोरस। तो इसमें होगा रॉक जिप्सम। जिप्सम का क्या है? क्षारीयता व लवणीयता लवणीयता के समाधान में प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से ये रहेगा इसका ऑप्शन है बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में लाल रंग किस के कारण, अधिक के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है ताम्र और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो ये लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। क्या है? लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में मूलतः संबंधित है? पश्चिम मरुस्थल से कौन सी मृदा संबंधित है? ऑप्शन ए है वो अल्पिसोल्स, ऑप्शन बी है एरिडिसोल्स, ऑप्शन सी है इंसेप्टिसोल्स और ऑप्शन डी है वर्टिसोल्स। जो राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एरिडिसोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिडिसोल्स। तो इस हिसाब से ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी सही रहेगा। निम्नलिखित में वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल व पीली मृदा राजस्थान के पहाड़ी पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए है अलवर, भरतपुर, ऑप्शन बी है कोटा बूंदी, ऑप्शन सी है सिरोही, सवाई माधोपुर और ऑप्शन डी है सीकर और पाली। तो इसमें रहेगा सिरोही और सवाई माधोपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मृदा पाई जाती है। लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? सिरोही और सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? मृदा अपरदन का प्रत्यक्ष कारण है नहीं पूछ रहा है। तो अत्यधिक पशुचारण से मृदा अपरदन होता है, स्थानांतरित कृषि से भी होता है, वैश्विक तापमान वृद्धि से नहीं होता है और वन विनाश से भी मृदा अपरदन होता है। वैश्विक तापमान का सीधा प्रत्यक्ष कारण नहीं बनता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ऑप्शन है सी रहेगा अपना। क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, दोमट मृदा में कमी होती है, दोमट मृदा में किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए है फॉस्फोरस की, ऑप्शन बी है पोटास की, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन की और ऑप्शन डी है सिलिका की। तो दोमट मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी होती है? नाइट्रोजन की। अगला है, राजस्थान के कौन सा भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? अधिकतम वर्षा किस भाग में प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है पश्चिम राजस्थान, ऑप्शन बी है दक्षिण राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तरी राजस्थान, ऑप्शन डी है पूर्व राजस्थान। राजस्थान के दक्षिण भूभाग में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो इस हिसाब से रहेगा ऑप्शन है बी सही है। बी क्या? दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक है, अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है।
शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहलाती है? ठीक है ना, भूमध्य सागर, पश्चिमी विक्षोभ, पछुआ पवने, पश्चिमी विक्षोभ, विक्षोभ और पछुआ पवन भी कहते हैं, पछुआ पवने से होने वाली बारिश को, शीतकालीन बारिश को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। राजस्थान में मावट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क एवं धूल भरी हवाएं कहलाती है? लू कहलाती है। क्या कहलाती है? लू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिले समूह का दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम पूछ रहा है, कौन सा है राजस्थान के निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम मानसून के, क्या दक्षिण पश्चिम मानसून के हिसाब से वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम है? तो सबसे कम वर्षा, उसके बाद उससे ज्यादा, और सबसे बाद सबसे ज्यादा। तो इसमें होगा जालोर में सबसे कम बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और उसके बाद जयपुर में होती है, और उसके सर्वाधिक होती है कोटा में। तो ऑप्शन है ए है वो सही रहेगा। क्या है? सही रहेगा, ऑप्शन है ए सही है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जून माह में 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ 50 से अधिक तापमान दर्ज किया जा सकता है? तो जो उत्तर में जिला होगा उसका ही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए में बांसवाड़ा दक्षिण जिला है, ऑप्शन बी है उदयपुर, ये भी दक्षिण जिला है, सी है वो डूंगरपुर, ये भी दक्षिण जिला है। चूरू जो उत्तरी जिला है वहाँ जून के महीने में 50 डिग्री तक है तापमान रहता है। तो इस हिसाब से इसका रहेगा आंसर डी, चूरू। क्या रहेगा? आंसर डी, चूरू है। अलवर व भरतपुर की जलवायु है, अलवर भरतपुर की जलवायु कैसी? ऑप्शन ए शुष्क है, ऑप्शन बी है शुष्क, ऑप्शन सी है आर्द्र, ऑप्शन डी है अति आर्द्र। तो अलवर भरतपुर की जलवायु वो आर्द्र जलवायु। क्या है? आर्द्र जलवायु। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म को साटिए, असंगत युग्म को साटिए। ऑप्शन ए शुष्क पश्चिम मैदान क्षेत्र बाड़मेर जोधपुर में, अंतस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र सिरोही पाली में, ऑप्शन सी है शुष्क पूर्व मैदान क्षेत्र जयपुर अजमेर में, ऑप्शन डी आर्द्र दक्षिण मैदान क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो असंगत का चयन करना है, असंगत कौन सा है उसका चयन करना है। तो अंतस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र ये सिरोही और पाली में नहीं है, कहाँ है? ये होगा चूरू झुंझुनू, चूरू झुंझुनू जिलों में है। सीकर, ये क्या तोरावटी शेखावटी प्रदेश के जो भी क्षेत्र है ना वो अंतस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र में आते हैं। तो इस हिसाब से ये असंगत है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का प्राथमिक कारण है? शीतकालीन वर्षा का प्राथमिक कारण है। ये पहले भी बता दिया है, शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला है, कौन सा जिला उच्च आर्द्र जलवायु में नहीं है? उच्च आर्द्र जलवायु में नहीं है। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है बूंदी। तो अपेक्षाकृत बूंदी में कम आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ना कि उच्च आर्द्रता। तो ऑप्शन है डी सही है। क्या है? डी सही है। बाकी कोटा आर्द्र है, चित्तौड़गढ़ भी आर्द्र है, डूंगर भी आर्द्र है। तो ये है इन तीनों जिलों की तुलना में कम आर्द्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। माई बांध माई नदी पर, ज्वाई बांध ज्वाई नदी पर, मेजा बांध है वो मेज नदी पर, और दांतीवाड़ा बांध है वो बनास नदी पर। तो एक पूछ रहा है क्या सही सुमेलित नहीं है? तो होगा इसमें मेजा बांध है वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में है, कोठारी नदी पे है। कहाँ है? कोठारी नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। भीलवाड़ा में है मेजा बांध, कोठारी नदी भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है,
आनंदपुरी व सागवाड़ नहर संबंधित है। आनंदपुरी व सागवाड़ नहर संबंधित है। ऑप्शन ए है बनास नदी से, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी नहर से, और ऑप्शन सी है चंबल नदी से, और ऑप्शन डी है माई नदी से। आनंदपुरी और सागवाड़ नहर है वो माई नदी से निकाली गई है। कहाँ से? माई नदी से। माई नदी एमपी के में झील से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करके कर्क रेखा को 2 बार काटने के बाद में गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है जवाई बांध राजस्थान के किस शहर के नजदीक है? किस शहर के नजदीक है? तो ये है पाली के सुमेरपुर में। कहाँ है? पाली के सुमेरपुर में। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहलाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। और जवाई नदी पे है, जवाई है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई नदी पर है, जवाई नदी पर है। और कहाँ है? सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली में है। और जवाई है वो लूणी की है कि सहायक नदी है? क्या है? लूणी की सहायक नदी। तो इस हिसाब से अपना आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है अनास व चाब नदियां किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी है? तो ये माई की नदी है, माई की सहायक नदी है। किसकी है? माई की सहायक नदी है। लूणी नदी गिरती है। ऑप्शन ए है खंबात की खाड़ी में लूणी नदी गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या अरब सागर में गिरती है। लूणी नदी कच्छ के रण में गिरती है, और कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी दोनों ही अरब सागर के भाग है। कच्छ का रण और अरब सागर दोनों अरब सागर के भाग है, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। और लूणी की नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं बनाया गया? कौन सा बांध है वो राजस्थान में नहीं बनाया गया? ऑप्शन ए है गांधी सागर, ऑप्शन बी है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी है जवाहर सागर, ऑप्शन डी है कोटा सागर। ये चारों बांध है, ये चंबल नदी पे है। किस पे है? चंबल नदी पे। लेकिन एक राजस्थान में ना होकर राजस्थान से बाहरी राज्य में है, वो है गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। अगला है सूची ए के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर है चुनिए। तो रहेगा काली सिंध, काली सिंध की होगी परवन, लूणी की होगी सागी, माई की होगी अनास, और बनास की होगी ढूंढ। ए के साथ है 3, ए के साथ है 3, बी के साथ है 4, बी के साथ है 4, सी के साथ 1 और डी के साथ 2। काली सिंध, काली सिंध की सहायक नदी है वो परवन है, और लूणी की है वो सागी है, और माई की है वो क्या है? ढूंढ है। और बनास की, अरे माई की है वो नास है, और बनास की है वो कौन सी है? ढूंढ नदी है। कौन सी है? ढूंढ नदी। उस हिसाब से अपना रहेगा ऑप्शन ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? चंबल के बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है पार्वती, ऑप्शन बी है काली सिंध, ऑप्शन सी है बामनी, और ऑप्शन डी है दीप। तो बामनी है वो चंबल के बाएं किनारे से मिलती है, बामनी नदी है ना, वो चंबल के बाएं किनारे से मिलती है। बाएं मतलब बामनी, बामनी नदी। अगला है कोटा में त्रिभुजाकार मैदान कौन सी नदी नहीं बनाती है? त्रिभुजाकार मैदान बनाने में 3 नदियां सहायक है, उसमें से एक कौन सी नदी है जो ये नहीं बनाती है? चंबल बनाती है, काली सिंध भी बनाती है, और पार्वती भी बनाती है। वो इसमें होगा मेज नदी। मेज नदी त्रिभुजाकार है, मैदान नहीं बनाती, तो कौन सी है? मेज। कौन सी है? मेज। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है। ऑप्शन ए है बाणगंगा नदी, ऑप्शन बी है लूणी, ऑप्शन सी है माई नदी, और ऑप्शन डी है चंबल। तो माई नदी है वो विंध्याचल पर्वत के मेज झील से मिंडा स्थान से निकलती है। माई नदी मेज झील मिंडा स्थान से निकलती है। कहाँ? मेज झील। इस हिसाब से ऑप्शन है सी रहेगा। क्या? सी सही है। अगला राजस्थान सरकार द्वारा समर लेक मैनेजमेंट
एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? राजस्थान सरकार द्वारा सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2023 और ऑप्शन डी है 2019। अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019 को अरे अक्टूबर 2021 को किया गया था। कब है? अक्टूबर 2021 को किया गया था। उस हिसाब से ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें है जयसमंद झील है वो कहाँ है? उदयपुर में है। ए के साथ 3, ए के साथ 3। सांबर झील है वो जयपुर में है, और डीडवाना है वो नागौर में है, और पचपदरा है वो बाड़मेर में है। ए के साथ है 3, ए के साथ है 3, बी के साथ है 4, बी के साथ 4, सी के साथ 1 और डी के साथ 2। तो इस हिसाब से होगा जयसमंद कहाँ है? उदयपुर में है। सांबर है जयपुर में, और डीडवाना नागौर में, और पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर बालोतरा, बाड़मेर बालोतरा। तो इस हिसाब से ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही रहेगा। इसका क्या रहेगा? ऑप्शन बी सही। अगला है, कोलाय झील राजस्थान में निम्नलिखित में से इस स्थान में स्थित है? कोलायत है वो बीकानेर में है, और इसे कहते हैं राजस्थान का मरु उद्यान भी कहते हैं, राजस्थान का मरु उद्यान। मरु उद्यान, राजस्थान का मरु उद्यान भी कोलाय झील को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाय झील को राजस्थान का मरु उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील है? एक है वो ताजे पानी की झील है। ऑप्शन ए है डीडवाना, ऑप्शन बी है पचपदरा, ऑप्शन सी है सांबर और ऑप्शन डी है उदय सागर। तो उदय सागर झील है उदयपुर की 5 प्रमुख झीलों में से एक झील है, और उसे के ताजे पानी की झील है। क्या है? ताजे पानी की झील, और बाकी सब है वो खारे पानी की झील है। अगला, निम्न राजस्थान की कौन सी झीलें खारे पानी की झील नहीं है? राजस्थान की कौन सी झीलें निम्न में से, ठीक है ना? पचपंद्रा खारे पानी की है, सांबर है, और डीडवाना नागौर है, पिचोला उदयपुर की है झील जो ताजे पानी की और मीठे पानी की झील है। अगला है, पिचोला झील राजस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? पिचोला झील है वो उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। अगला है, राजस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है? आना सागर झील है वो, ऑप्शन ए है कोटा शहर, ऑप्शन बी है जयपुर शहर, ऑप्शन सी अजमेर शहर, ऑप्शन डी है उदयपुर शहर। तो अजमेर शहर में आना सागर झील है। कहाँ है? आना सागर झील है वो अजमेर शहर में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन है सी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी सही है। सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सांबर झील के बारे में कौन सा कथन है सही पूछ रहा है, ठीक है। सांबर झील भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, गलत है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था, सही है। झील में नमक उत्पादन का प्रबंधन राजस्थान सरकार करती है, किया जाता नहीं, केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार। और ये भारत का कुल नमक का 15% उत्पादन करती है, 8 से 9% करती है। कितना? 8 से 9%। तो इस हिसाब से क्या होगा? कथन सही पूछ रहा है तो वो होगा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने कराया था, बी ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? सही पूछ रहा है। तो इसमें है ऑप्शन ए, NLCP को पर्यटन मंत्रालय के तहत 2001 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी है कि शुरू में NLCP में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान 60:40 था, जो कि 2016 में बदलकर 70:30 हो गया है। ऑप्शन सी है, इस योजना का उद्देश्य प्रदूषित और क्षीण हो चुकी झीलों और इस तरह के निकाय जैसे टैंक और तालाब को बहाल करना, इसका संरक्षण करना है। ऑप्शन सी है, NLCP राजस्थान की 2 जिले शामिल है। तो इसमें पूछ क्या रहा, कौन सा कथन है सही है? तो इसमें होगा यह NLCP को पर्यटन मंत्रालय के तहत 2001 में लागू किया गया था, यह गलत है। इसको क्या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मई 2001 में, कब है? पर्यावरण मंत्रालय ने मई 2001 में शुरू में
एलसीपी केंद्र और राज्य सरकार का योगदान 60:40 के अनुपात में था, जो कि 2016 में बदलकर 17:30 हो गया। तो ये भी गलत है। क्या है? शुरू में एनएलसीपी केंद्र और राज्य सरकार का योगदान 70:30 था शुरू में, ठीक है ना। और 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 के बाद ये कर दिया, कितना कर दिया? 60:40, कितना कर दिया? 60:40। तो इस हिसाब से ये भी गलत है। और अगला क्वेश्चन, इस योजना का उद्देश्य प्रदूषित क्षीण हो चुकी झीलों और इस तरह के निकाय जैसे कि टैंक और तालाब को बहाल करना और उनका संरक्षण करना है। तो ये भी क्या है? ये सही है। और पूछ क्या रहा? कथन सही पूछ रहा है। एनएलसीपी में राजस्थान की 2 झील है, 2 झील ना होकर कितनी है? 6 झीलें। कितनी है? 6 झीलें। तो ये 2 झील गलत हो जाएगा। तो अपना रहेगा सही आंसर रहेगा सी। इस योजना का उद्देश्य है प्रदूषित और क्षीण हो चुकी झीलों को इसी तरह के निकाय जैसे टैंक और तालाब को बहाल करना और उनका संरक्षण करना क्या है? एनएलसीपी का उद्देश्य है। और यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, झील व उनके विशिष्ट वैकल्पिक नाम या उद्देश्य से मिलाइए। एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ उनके किस शहर में है या किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जानी जाती है वो दे रखा है, उनका मिलान करना है। तो जयसमंद झील को ढेबर झील कहते हैं, फतेह सागर झील है देवाली तालाब कहलाता है, सिरसेठ झील है वो राजस्थान का नंदकानन कहलाता है। ये अलवर जिले में है। कहाँ है? अलवर जिले में। और अगला है, नक्की झील ग्रासियों का आध्यात्मिक केंद्र है, ग्रास्य जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र। मतलब नक्की झील में ग्रास्य जनजाति के लोग अपनी पूर्वजों की जो मृतकों की जो अस्थियां होती है उन्हें विसर्जित करते हैं। तो इस हिसाब से ग्रास्य जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है। तो इस हिसाब से होगा ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 3 और डी के साथ 4। ऑप्शन ए सही है। जयसमंद झील ढेबर झील है, फतेह सागर झील देवाली तालाब सिरसेठ झील राजस्थान का नंदकानन अलवर में, और नक्की झील ग्रास्य जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है। तो ये ऑप्शन है ए सही रहेगा। अगला है, बीसलपुर बांध किन नदियों के संगम पर बना है? बीसलपुर बांध पूछ रहा है किन नदियों के संगम पर बना है। तो ऑप्शन ए है बनास खारी कोटारी, ऑप्शन बी है बनास डाई खारी, ऑप्शन सी है बनास खारी मासी और ऑप्शन डी है बनास मासी कोटारी। तो बनास डाई खारी नदियों के संगम पे टोडा रायसिंह टोक, टोडा रायसिंह टोक में, टोडा रायसिंह टोक टोक में 1968 में, 1988 में क्या बना था? बीसलपुर बांध बना था। 1988 में बीसलपुर बांध बना था। तो इस हिसाब से ऑप्शन है बी सही रहेगा, बनास डाई खारी, बनास डाई खारी। अगला है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन ए हरिके बैराज, ऑप्शन बी है व्यास कुंड, ऑप्शन सी है गोविंद सागर, ऑप्शन डी है रेणुका झील। हरिके बैराज बांध है, वहां से इंदिरा गांधी का उद्गम होता है। ये कहाँ है? ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बना हुआ। कहाँ बना हुआ है? पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर, व्यास संगम पर बना हुआ है। और वहां से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान फीडर इसका प्रथम भाग है, राजस्थान फीडर। इसकी लंबाई कितनी है? 204 किमी। कितनी है? 204 किलोमीटर। और इसका दूसरा भाग वो क्या है? मुख्य नहर है। दूसरा भाग क्या है? मुख्य नहर है। ये कितना है? 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर। और कुल नहर की लंबाई है वो कितनी है? मसी तावली से लेकर जैसलमेर तक है वो 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना में कौन सी 12 जिले में स्थित है? 12 जिले में स्थित है, कौन सी है? तो ऑप्शन ए पांसना, ऑप्शन बी है चमली, ऑप्शन सी है बैतली, ऑप्शन डी है कागदर। तो 12 जिले में बैतली सिंचाई परियोजना स्थित है। बैतली क्या है? बैतली है पार्वती की सहायक नदी है, पार्वती की सहायक नदी है। सहायक नदी बैतली नदी, उस पे जो लघु सिंचाई परियोजना बनी है ना, लघु सिंचाई परियोजना,
लघु सिंचाई परियोजना है। परियोजना बेंतली है वो लघु परियोजना है, क्या है, लघु सिंचाई परियोजना है। तो इस हिसाब से होगा पार्वती की सहायक नदी है बेंतली, उस पे जो सिंचाई परियोजना बनी है उसे क्या कहते हैं, बेंतली सिंचाई परियोजना कहते हैं, और 12 जिले में स्थित है। अगला है वर्तमान में निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजना का एक उद्देश्य नहीं है। वर्तमान में निम्न से कौन सा एक बहुउद्देशीय नदी परियोजना का एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है जल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन बी है अपराध प्रबंधन आपदा प्रबंधन, ऑप्शन सी है पारिस्थितिक संरक्षण, ऑप्शन डी है जल विद्युत उत्पादन। तो क्या है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना का एक उद्देश्य नहीं है, तो जल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है। वर्तमान में राजस्थान के संदर्भ में देखें तो जल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है और बाकी सब है। अगला है द्रव्यवती नदी योजना संबंधित है। द्रव्यवती क्या है, जयपुर का एक नाड़ा ही है, उसे ही नदी का नाम दिया गया, ठीक है ना। तो ये होगा जयपुर से। द्रव्यवती नदी योजना का संबंध कहां से, जयपुर से। किस नदी पर इसरदा परियोजना का निर्माण किया गया है, किस नदी पर इसरदा परियोजना का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है कोटारी, ऑप्शन सी है गंभीर, ऑप्शन डी है चंबल। तो इसरदा बांध है, इसरदा बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया है। कहाँ है, बनास नदी पर बनाया गया है। सवाई माधोपुर में है, कहाँ है, सवाई माधोपुर में, कहाँ है, सवाई माधोपुर में। तो इस हिसाब से ऑप्शन है ए सही है। अगला है किन राज्यों की संयुक्त संयुक्त चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है, संयुक्त साहस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ऑप्शन ए है गुजरात मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, ऑप्शन सी है राजस्थान उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान है तथा गुजरात। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है वो चंबल परियोजना है, तो ऑप्शन है बी से। अगला क्वेश्चन है पांचना बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये है ऑप्शन है बी करौली में। कहाँ है, करौली में। करौली में 5 नदियों का पानी अगर इसमें गिरता है, यह करौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी लिफ्ट नहर चरण तृतीय का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है। तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर चरण है वो जोधपुर से संबंधित है। किससे है, जोधपुर से। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना का राज्यों का साझा उपक्रम है। ऑप्शन ए राजस्थान पंजाब हरियाणा व दिल्ली का, ऑप्शन बी है राजस्थान पंजाब व दिल्ली, ऑप्शन सी है राजस्थान व पंजाब, और ऑप्शन डी है राजस्थान पंजाब है हरियाणा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना उसका संबंध राजस्थान पंजाब है हरियाणा तीनों से, और प्लस है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना में भी भागीदारी है, हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत में भागीदारी, सिर्फ जल विद्युत में। तो इस हिसाब से ऑप्शन होगा डी अपना, क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत का राजस्थान राज्य का स्थान पूछ रहा है, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में था, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो होगा ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी है 7वां, ऑप्शन सी है 5वां, ऑप्शन डी है 8वां। तो इसमें क्या है, 7वां नहीं है 8वां, ठीक है ना, 7वां नहीं है 8वां स्थान है, ठीक है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम थी, राजस्थान से कम थी। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो तमिलनाडु साक्षर ज्यादा था, गोवा भी ज्यादा था, ये भी था। अपनी कितनी थी 67.11 और इसकी 61% थी, कितनी 61%, अपनी 67% थी। तो इस हिसाब से बिहार होगा, इसका आंसर क्या होगा, बिहार। राजस्थान की कितनी थी 67.11% साक्षरता। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी। तो राजस्थान की कितनी थी 6.85 करोड़। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा की थी 4.18 करोड़। तो इस हिसाब से उड़ीसा की
कम थी। क्या थी? उड़ीसा की कम। अगला क्वेश्चन है 2011 में राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः थी, कितनी थी? तो ये क्वेश्चन शायद ईओआरओ का क्वेश्चन है, आरपीएससी के ईओआरओ। आरओ एग्जाम का है। लेवल है हाई है, फोर्थ ग्रेड वालों आप टेंशन मत लेना, अपना इतना हाई नहीं पूछेगा। इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर है 76.2 और 87.9 है। इसका क्या है? राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः 76.2 और वह 87.9% है थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला है। सर्वाधिक नगरीय साक्षरता पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन सी है अलवर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है कोटा। तो इसमें होगा उदयपुर जिला है। कौन सा है? उदयपुर की है वो सर्वाधिक नगरीय साक्षरता है, 87% के आसपास है। कितनी है? 87%। तो इस हिसाब से सी रहेगा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात तो पाली का 1003 पढ़ रखा था। ऑप्शन ए जोधपुर है, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इसमें क्या है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का बाल लिंगानुपात है कितना है? 934 है। ये सिर्फ बाल लिंगानुपात पूछ रहा है, मतलब 0 से 6 वर्ष तक का है बाल लिंगानुपात है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बांसवाड़ा है वो उसका 934 है, बांसवाड़ा का सर्वाधिक है। और सबसे अधिक पाली का है। सबसे अधिक किसका है? पाली जिले का है। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? किस जिला का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? ऑप्शन ए है जालोर, ऑप्शन बी है धौलपुर, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है सीकर। तो ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था किसका था? धौलपुर का था। किसका था? धौलपुर का। ऑप्शन है बी सही है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है सीकर। तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या थी वो जयपुर जिले की थी, जयपुर की थी। उसके बाद जोधपुर, और उसके बाद है वो अलवर है, और अलवर के बाद नागौर है, नागौर है। तो इस हिसाब से जयपुर की जनसंख्या सर्वाधिक थी। कितनी थी? 67 लाख, 67.6 लाख। इसकी थी 38 लाख। अगला है 2001-2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? आपके फोर्थ ग्रेड में एक क्वेश्चन ये तय है कि यहीं से ही आएगा। सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर वाला मान के चलो, एक क्वेश्चन पक्का है आएगा। यहाँ तो आएगा सर्वाधिक, यहाँ आएगा न्यूनतम। तो अपना सर्वाधिक तो है बाड़मेर का और न्यूनतम है गंगानगर का। पूछ क्या रहा है? सर्वाधिक बाड़मेर का है, कितना है? 32.5%, 32.5%। और अगला है गंगानगर का, वो है कितना? न्यूनतम है 10%। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सर्वाधिक है वो कितना है? जयपुर का है 595। उसके बाद किसका है? उसके बाद है दौसा का, उसके बाद है भरतपुर का। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा जायका द्वारा सहायता प्रदान की गई है। ऑप्शन बी है इसमें 18 जिले व 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ऑप्शन सी है ये परियोजना बेड़ा और मसिया जैविक पार्क में विकसित किया गया है। और ऑप्शन डी है इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है। तो पूछ क्या रहा है? राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या है? 15 जिले शामिल है। कितने?
15 जिले शामिल है। तो ये क्वेश्चन तो ऑप्शन गलत हो रहा है। 15 जिले और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 15 जिले और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 15 जिले में 10 जिले मरुस्थलीय है और 5 जिले गैर मरुस्थलीय। 10 जिले वो मरुस्थलीय प्लस 5 गैर मरुस्थलीय, और कितने है वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य वो 7 है एवं 7 वन्य जीव अभ्यारण्य। उस हिसाब से ऑप्शन बी रहेगा अपना सही है। क्या है ऑप्शन बी है, ये इसके संदर्भ में गलत है। बाकी इसमें अबेड़ा और मसिया जैविक पार्क विकसित है, किए गए इस परियोजना के अंदर विकसित है। वन विभाग राजस्थान के द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग अभिलिखित वन क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट किया गया है। कितना रिपोर्ट किया गया है? ऑप्शन ए 9.1, ऑप्शन बी 9.6, ऑप्शन सी है 9.9, ऑप्शन डी है 10.2। तो इसमें है 9.6। कितना है 9.6%। अगला क्वेश्चन है वनों को जिलों से सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए शुष्क वन। शुष्क वन कहाँ पाया जाता है? शुष्क वन पाया जाता है 4 जैसलमेर। सदाबहार वन माउंट आबू 3। मिश्रित पतझड़ वन अलवर में, और शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा में। तो इस हिसाब से शुष्क सागवान वन जैसलमेर ए के साथ 4, ए के साथ 4। सदाबहार वन माउंट आबू बी के साथ 3। मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन इसमें रहेगा अलवर है, तो ये डी के साथ 1। और शुष्क सागवान वन है बांसवाड़ा डी के साथ है 2। तो ये रहेगा ऑप्शन है डी सही है। क्या अपना ऑप्शन डी सही है। अगला है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में चतुर्थ सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसमें क्या है चतुर्थ सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्र वाला जिला पूछ रहा है। तो सर्वाधिक तो है उदयपुर में, उदयपुर में। तो उसके बाद है अलवर में, तो उसके बाद में है प्रतापगढ़ में, और उसके बाद में है बारां में। कहाँ है? बारां में। तो इस हिसाब से होगा वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में चतुर्थ सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो ये होगा 12 जिला। कौन सा है? 12 जिला। अगला क्वेश्चन है वन की रक्षा हेतु अपने प्राण की आहुति देने वाली जोधपुर की प्रसिद्ध महिला का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमृता देवी, ऑप्शन बी है सीताबाई, ऑप्शन सी है रामेश्वर देवी, ऑप्शन डी है गीता देवी। अब सहपारियों में पेपर हो रहा है, तो एक क्वेश्चन अमृता देवी से तय है बात है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूछेगी चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में, एक पारी में किसी में पूछेगी अमृता देवी के बारे में। तो इसमें है ऑप्शन ए है अमृता देवी। क्या क्या है? खेजरली गांव में, खेजरली गांव में क्या 1730 के समय जोधपुर के शासक अभय सिंह थे। क्या थे? अभय सिंह थे। अभय सिंह के ठाकुर गिरधारी सिंह, खेजरली गांव में चूना बनाने के लिए, मतलब किले में चूना बनाने के लिए गए थे लकड़ी लाने, वहां खेजरी काटने लगे तो मां अमृता देवी ने इनका विरोध किया था। उन्होंने पेड़ों के चिपक के बैठ गए। उस समय 363 लोग शहीद हुए थे। कितने? 363 लोग शहीद हुए थे। उसमें मां अमृता देवी भी थी। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या है? अमृता देवी। और यहाँ क्या है? भाद्रपद, भाद्रपद है, भाद्रपद में शुक्ल दशमी को खेजरली में मेला भी लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी में खेजरली में मेला भी लगता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन है ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क सागवान वन मुख्यतः निम्नलिखित में से जिन जिलों में पाया जाता है उसका नाम बताना। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी है श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी है डूंगरपुर। तो राजस्थान के दक्षिण भाग में जो क्षेत्र है उसमें कहा है शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा
ऑप्शन है डी, शुष्क सागवान है डूंगरपुर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा या वृक्ष आंखों पर घाव के निदान में उपयोगी होता है? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है बबूल, ऑप्शन सी है कसनार, ऑप्शन डी है तुलसी। तो इसमें क्या होगा, बबूल का पौधा है वो आयुर्वेदिक रूप से आंखों के घाव में सही करने के लिए, घाव पर निदान सही करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में, वहां उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बारा, ऑप्शन डी है कोटा। तो जो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिलों से होकर नहीं गुजरता है? एक जिला जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 नहीं होकर गुजरता है वो कौन सा जिला है, वो पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कितने? राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। राजस्थान के सिरोही में प्रवेश करता है। हाँ, सिरोही में प्रवेश करता है। सिरोही के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, कोटा, बारा, धौलपुर, और धौलपुर से निकलता है शायद। तो क्या क्या होगा? बूंदी, और उसके बाद धौलपुर से निकलता है। सिरोही से प्रवेश करेगा और धौलपुर तक जाएगा। तो इस हिसाब से पाली बीच में आता नहीं है, तो ऑप्शन है डी सही है। क्या है? पाली से होकर नहीं गुजरता। कहाँ? पाली से होकर नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये पहले भी आया था और ये चौथी बार आ रहा है, तो क्या करें, बार बार रिपीट हो रहा है तो हमें भी लाना पड़ रहा है। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, ये आपके 4th ग्रेड में आएगा। इसका मतलब सीधा बार बार रिपीट हो रहा है, तो 4th ग्रेड में भी परिवहन से संबंधित टॉपिक दे रखा है तो आएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रिडगोर एक संयुक्त उद्यम है के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें है ऑप्शन ए है NHA, ऑप्शन बी है RSRTC, ऑप्शन सी है RSAMBC, ऑप्शन डी है IL एंड FS। तो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में क्या है? लीजिंग है। लीजिंग एवं है फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस। सर्विस है। इनके साथ में क्या है? संयुक्त उद्यम में ये रीडकोर है, ये राजस्थान सरकार, रीडकोर एक संयुक्त राजस्थान सरकार तथा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के साथ क्या है? संयुक्त उद्यम है। इनका क्या है? संयुक्त उद्यम है। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन ए अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी है दिसंबर 2017, ऑप्शन सी है मार्च 2017, और ऑप्शन डी है जून 2017। तो अक्टूबर 2017 में किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिणी गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए है धौलपुर, ऑप्शन बी है दौसा, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है भरतपुर। तो इसमें क्या होगा? उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के धौलपुर और दौसा दोनों होंगे। इसमें धौलपुर और दौसा दोनों है, तो धौलपुर से होगा। इसमें सही आंसर है धौलपुर से गुजरेगा।
अगला है कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। ये रीट के एग्जाम में पूछा गया था, रीट मैन में, रीट मैन में ही पूछा था आरएसएसबी बोर्ड ने 2022 में। रीट मैन में आरएसएसबी बोर्ड ने पूछा था कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। तो ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी डबोक। इसमें डयोग लिखा है, ये डबोक है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या है, जोधपुर है वो भारतीय वायुसेना की भी साझेदारी है, तो इस हिसाब से भारतीय हवाई हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा भी है और भारतीय वायुसेना की भी साझेदारी, तो इसका आंसर उन्होंने बी माना है। क्या माना है, ऑप्शन बी। अगला है रेड कोर स्थापित है, इसमें होगा अक्टूबर 2004 में रेड कोर है। अगला है सांगरिया सांचो सांतलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है, एक जिले से होकर नहीं गुजरता है। देखे तो श्री गंगानगर से गुजरता है, बीकानेर से जाता है, बाड़मेर से भी जाता है, लेकिन जैसलमेर मतलब साइड में रह जाता है, इस कारण जैसलमेर से नहीं गुजरता है। अगला है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से नहीं गुजरता है, किस एक जिले से दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है, किस जिले से नहीं गुजरता वो पूछ रहा है। ये जयपुर जिले से नहीं गुजरता, बाकी सब जिलों से गुजरता है। जयपुर से नहीं गुजरता है, कोटा से जाता है, दौसा से जाता है, अलवर से जाता है दिल्ली। और एक दिन पूछी थी इसकी लंबाई पूछी थी, तो राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में इसकी लंबाई 374 किलोमीटर, कितनी है 374 किलोमीटर। अगला है पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। पूर्व पश्चिम गलियारा हाड़ौती के एक जिले को छोड़ के 3 जिलों से निकलता है, ठीक है ना। उसमें झालावाड़ जिले से नहीं निकलता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, बाकी कोटा 12 और बूंदी से निकलता है, लेकिन झालावाड़ से नहीं निकलता। तो पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के किससे, झालावाड़ से नहीं जाता है, तो इस हिसाब से। अगला है राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है। प्रभावी प्रक्रिया पूछ रहा है, मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए है वनस्पति अवनयन, ऑप्शन बी है जल अपर्दन, ऑप्शन सी है पवन अपर्दन और ऑप्शन डी है जल संचय। तो पवन अपर्दन के कारण मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है, तो पवन अपर्दन होगा। कौन सा, मृदा अपर्दन या पवन अपर्दन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विकास कीजिए। तो क्या है, मरुस्थलीकरण शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। और ऑप्शन बी है राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूप के स्थिरीकरण में सहायक है। और सी एस वन उन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर से चयन कीजिए। तो मरुस्थलीकरण शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू के स्तूप के स्थिरीकरण में सहायक है, सहायक नहीं है। बालू का स्तूप के स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, तो इस हिसाब से ये गलत है। वन उन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा, ए और सी सही, ए और सही, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कारण है मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी है अति पशुचारण, ऑप्शन सी है बूंद बूंद सिंचाई, ऑप्शन डी है मृदा अपरदन। निम्नलिखित में कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो है वन की कटाई है, अति पशुचारण है, बूंद बूंद सिंचाई नहीं है, मृदा अपरदन है। तो होगा ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी डी, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन है सी सही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। ए कौन सा कारण है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन ए नमी की कमी, ऑप्शन बी अति पशुचारण, ऑप्शन सी है नगरीकरण, ऑप्शन डी है शुष्क कृषि। तो शुष्क कृषि है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रचार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी है गंग नहर, ऑप्शन सी है चंबल नहर, ऑप्शन डी है भरतपुर नहर। तो गंग ने इंदिरा गांधी नहर IGNP के किनारे मरुस्थलीकरण कम करने के लिए हरित पट्टी का निर्माण किया गया। कहा, इंदिरा गांधी नहर हरित पट्टिका किनारे पे।
पट्टिका। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदानों का अनुपात कितना है? तो इसका कितना है? ऑप्शन ए है 75:25, ऑप्शन बी है 50:50, ऑप्शन सी है 25:75, ऑप्शन डी है 60:40। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदान है वो 75:25 में। केंद्र 75% बजट देती है और राज्य सरकार 25%। अगला है, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रचार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन ए है खेजड़ी, ऑप्शन बी है खजूर, ऑप्शन सी है बबूल और नीम। तो क्या है, वृक्ष रेगिस्तान के प्रचार को रोकने में उपयोगी माना जाता है वो खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? मरु विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1985-86, ऑप्शन बी है 1977-78, ऑप्शन सी है 1974-75, ऑप्शन डी है 1967-67। तो मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1977-78 में। कब है? 1977-78 में। ऑप्शन है बी सही है। अगला है, सूखा संभावित विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1974-75, ऑप्शन बी है 1980-81, ऑप्शन सी है 1985-86, ऑप्शन डी 1990-91। तो इसमें होगा ऑप्शन है 1974-75। तो ऑप्शन है ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते? तो इसमें क्या है, निम्न कौन सा कारण यहाँ प्रासंगिक नहीं है? बार बार अकाल पड़ते, लेकिन इसमें 3 कारण है, कौन सा कारण है जो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बारिश की कमी होती है उसके कारण अकाल पड़ते हैं, मृदा अपरदन होती है उस कारण भी अकाल पड़ते हैं, जल प्रबंधन की कमी इस कारण भी अकाल पड़ते हैं। लेकिन फसल का गलत प्रारूप है, प्रत्यक्ष रूप से अकाल को प्रभावित नहीं करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन है बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। इसी के साथ अपने क्या है, आज 120 क्वेश्चन हो गए अब पूरे। तो इसके अगला पार्ट आएगा कल, अगला पार्ट आ जाएगा और इसके जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो करना क्या, टेलीग्राम की लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको टेलीग्राम की लिंक पे जाके वहां से ये पीडीएफ प्राप्त कर लेना। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।